Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center, class 11th Sociology and here our topic is politics. अब देखो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मेजर कंसर्न क्या है कि सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो होगा ना वो किस तरीके से होगा, भाई कितनी सत्ता कितनों के हाथ। तो दो कंसेप्ट है जो क्रिटिकल है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वो है पावर एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब किसी चीज पे एकदम अपना हक जमाना। So power is ability of individual या group to carry out their will even when opposed by others। देखो कितनी ब्यूटीफुल डेफिनेशन है। पावर का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, इच्छा नहीं, इच्छा होगा तो करेज हो जाएगा फिर वो, इनफैक्ट करेज भी नहीं होगा, वो करेज के लिए भी आपको बहुत स्ट्रांग विल चाहिए। सो पावर क्या है? एबिलिटी है इंडिविजुअल्स की या ग्रुप की कि वो करें जो वो करना चाहते हैं इवन व्हेन दे आर अपोज्ड बाय अदर, जबकि उनको बहुत अपोजिशन मिल रहा है फिर भी दे आर जस्ट डूइंग व्हाट दे वांट टू डू। सो ये इम्प्लाई करता है दैट दोज हु होल्ड द पावर दे डू सो एट द कॉस्ट ऑफ अदर। तो कई बार वो चीज़ें जो इम्प्लाई होती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं, वो दूसरों के कॉस्ट पे भी हो सकती हैं। तो देयर इज फिक्स अमाउंट ऑफ पावर इन द सोसाइटी। और अगर कोई हम बात करें कि पावर तो भाई लिमिटेड है, प्रधानमंत्री की पावर कितने जने के हाथ में होगी? एक जने के हाथ में होगी। सो इस पावर की भाई अच्छी खासी लड़ाई रहती है। सो एन इंडिविजुअल और ग्रुप डज नॉट होल्ड पावर इन आइसोलेशन, दे होल्ड इट इन रिलेशन टू अदर। अब प्राइम मिनिस्टर है, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर की पावर, तो प्राइम मिनिस्टर की पावर किसके ऊपर? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर, लेजिस्लेशंस के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर। तो कभी भी पावर ना एक जने तक सीमित नहीं होगी, उसके लिए पूरा ग्रुप चाहिए, तभी तो एक जना दूसरे जने पे अथॉरिटी जता सकता है। सो ये जो नोशन है पावर का, इट इज फेयरली इंक्लूसिव एंड एक्सटेंड करेगा फ्रॉम फैमिली एल्डर्स। जैसे फैमिली में भी हमने देखा कि बहुत बड़े जो लोग होते हैं अथॉरिटी जताते हैं हम पे। डोमेस्टिक ड्यूटीज टू द चिल्ड्रन टू द प्रिंसिपल इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन इन स्कूल, स्कूल में प्रिंसिपल डिसिप्लिन में नहीं होंगे तो स्कूल का सत्यानाश। और जनरल मैनेजर होता है फैक्ट्री का, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। फैक्ट्री जो हेड होता है सुपरवाइजर, वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। वो याद है ना हिंदी मीडियम मूवी, बिस्कुट की फैक्ट्री में गए थे वो बिस्किट बनाने के लिए, और वो कैसे बिल्कुल कहा था कि 2 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं यूज होने चाहिए। सो इतना स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। क्यों बनना पड़ता है? कि अगर आप पावर नहीं दिखाओगे, वहां पे अथॉरिटी नहीं दिखाओगे, तो काम पूरा नहीं हो पाएगा। सो पॉलिटिकल लीडर्स हो गए जो कि अपनी पार्टी को रेगुलेट करते हैं, उनके सारे प्रोग्राम्स वगैरह हैं उसको करवाने के लिए। प्रिंसिपल हैज पावर टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन स्कूल एंड प्रेसिडेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ये पजेस पावर करेगा कि मेंबर को एक्सपेल कर सकते हैं। सो ईच केस में जो इंडिविजुअल है या जो ग्रुप है उसके पास पावर है एक एक्सटेंट तक। ऐसा नहीं कि भाई अनलिमिटेड पावर है किसी के पास, बट वो पावर कब आपको दिखाई देगी? वो पावर दिखाई देगी किसी और के ऊपर। लेकिन ये पावर अप्लाई कैसे होती है? वो अपना एम कैसे अचीव करेगी? क्यों लोग किसी की कमांड्स मानते हैं? इसका मतलब आंसर क्या होगा? इसका सिंपल सा आंसर ये है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी। मीन्स पावर इज एक्सरसाइज थ्रू अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या है? कि वो एक आपका ऐसा राइट है जो कि लेजिटिमेट है। अगर पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट किसी मेंबर को निकाल सकता है ना, या उसे डांट सकता है, बोल सकता है, तो ये उसकी लेजिटिमेट अथॉरिटी है। अब लीगल अथॉरिटी सच में भी लॉ में लिखी हो सकती है, नहीं भी लिखी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आपके पिताजी या माता जी आपको कभी कभी रिबूट करते हैं। रिबूट यू अंडरस्टैंड कि भाई हफ्ते 10 दिन हो जाते हैं तो हम पढ़ाई लिखाई करना बंद कर देते हैं, या कुछ भी चीज हो जाती है तो मदर्स हमें रिबूट करती हैं। बचपन में तो बहुत ही पिटते थे, तब तक पिटते थे जब तक मम्मी की हाथ की 3-4 चूड़ियां ना टूट जाए, और उसके बाद भी पिटते थे कि तुम्हारी वजह से मेरी चूड़ियां टूट गई। ये अथॉरिटी कहाँ, किस लॉ में लिखी है कि मदर्स और फादर्स कैन रिबूट देयर चिल्ड्रन? इनफैक्ट लॉ तो मना ही करता है, बट फिर भी सब पिटते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उनको लगता है पेरेंट्स को कि ये लेजिटिमेट है, दे हैव अथॉरिटी ओवर यू, उन्होंने तुम्हें पैदा किया है, तो उनकी अथॉरिटी नहीं होगी तो किसकी अथॉरिटी होगी? दे फील लाइक दैट। सो इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन लेजिटिमेसी। अब जो पीपल है
इन जनरल वो एक्सेप्ट क्या करते हैं, एक्सेप्ट द पावर ऑफ दोज इन अथॉरिटी एज दे कंसिडर देयर कंट्रोल टू बी फेयर एंड जस्टिफाइड, क्योंकि उनको लगता है यही चीज फेयर है, यही चीज जस्टिफाइड है, इसी चीज से सुधार आएगा, बच्चों को पीटने से सुधार आएगा, ऐसा पेरेंट्स को लगता है। बट ये दुनिया का सबसे बड़ा असत्य है। बच्चा कब पढ़ेगा, जब वो पढ़ना चाहेगा, आपके मारने पीटने से वो नहीं पढ़ेगा, उल्टा उसके मन में और घृणा उत्पन्न हो जाएगी उस पढ़ाई को लेकर के। बट ये कंसेप्ट सिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स को, क्योंकि वो फिर एक अलग लेवल पे अलग तरीके से सोचते हैं, उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। सो स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटीज का मतलब क्या होता है, वो सोसाइटीज जिसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट के रूल्स उतने ज़्यादा नहीं लगाए जाते, या कोई एक तरीके से वहाँ पे रूलिंग्स वगैरह उतनी अच्छी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सी अगर हम बात करें, सो जो एम्पायरिकल स्टडी है स्टेटलेस सोसाइटी की बाय सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ओवर 60 ईयर्स, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे सोसाइटी के अंदर ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या देखा, देयर वॉज इंस्टीड द बैलेंस अपोजिशन बिटवीन द पास्ट, क्रॉस कटिंग अलायंसेज बेस्ड ऑन किनशिप, मैरिज एंड रेजिडेंस, राइट, सेरेमनीज इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ फ्रेंड्स एंड फोर्स। सो एज वी ऑल नो कि जो मॉडर्न स्टेट है उसका फिक्स स्ट्रक्चर है, फॉर्मल प्रोसीजर्स है, येट नॉट सम ऑफ द इनफॉर्मल मैकेनिज्म। सो स्टेटलेस या गवर्नमेंटलेस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। कई जगह ठीक है, कई जगह नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिज को वो बहुत अच्छा मानते हैं, उनको लगता है जो स्टेट के लॉज है ना वो सही नहीं है, वो उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, उन्हें भ्रष्ट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये कुछ थॉट प्रोसेस है जो सोसाइटी का है। अब कंसेप्ट ऑफ स्टेट, स्टेट क्या होता है, देखो अगर हम डेफिनेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 13 जो होता है आपका, सॉरी आर्टिकल नंबर 12, वो स्टेट को डिफाइन करता है। अब स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी कि एमपी हो गए, एमएलए हो गए, पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, और बाकी और काफ़ी सारी चीज़ें एडेड है। पर कंसेप्ट क्या है अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी, सो स्टेट का कंसेप्ट क्या है, वेयर देयर इज पॉलिटिकल एपरेटस ऑफ गवर्नमेंट, कि जहां पर किसी भी तरीके से सरकार इन्वॉल्व है, जैसे पार्लियामेंट, कांग्रेस प्लस सिविल सर्विसेज ऑफिशियल्स। कांग्रेस का मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं होता, कांग्रेस का मतलब होता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। ये टर्म इंडिया का नहीं है, ये बाहर का टर्म है। सो गवर्नमेंट अथॉरिटी जिसको बैकिंग दे रखी है एक लीगल सिस्टम ने, उसको हम बोल देते हैं स्टेट। जैसे मिलिट्री फोर्सेस हो गए। सो फंक्शनलिस्ट जो है पर्सपेक्टिव, वो क्या देखते हैं, स्टेट एज रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कि भाई फंक्शनलिस्ट जो हैं, जो सब चीज़ को अच्छा ही मानते हैं, भला मानते हैं, कहते हैं भली नहीं होगी तो समाज में रहेगी नहीं, वो कहते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है सोसाइटी के सारे सेक्शंस के इंटरेस्ट को। सो वो गवर्नमेंट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या बोलते हैं कि स्टेट क्या है, एक डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, यानी कि वो सोसाइटी को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, वो लोग सरकार हैं। अब मॉडर्न स्टेट्स बहुत डिफरेंट होते हैं हमारे ट्रेडिशनल स्टेट से। दीज स्टेट्स आर डिफाइंड बाय कि सवेरेंटी कैसी, सवेरेंटी मतलब कि मेरे ऊपर किसी एक्सटर्नल चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं है। जैसे इंडिया एज अ होल है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कौन क्या बोल रहा है, उसको जो डिसाइड करना होगा इंडिया अपने आप डिसाइड करेगी। सिटीजनशिप आपने किस किस को दे रखी है, आपकी आइडिया ऑफ सिटीजनशिप क्या है, नेशनलिज्म, ये सब चीज़ें जो है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस आउट कर रहे हैं। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन और जो हमारा अपना इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स हैं, ये दो एग्जाम्पल हैं कि इस मूवमेंट के, कि जिसमें सिटीजन्स को भी राइट्स मिले, हमें भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिले। भाई कोई थोड़ी ना हम पे रूल कर सकता है। सो सिटीजनशिप राइट्स में क्या है, जैसे अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो इसमें आपको सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। सिविल राइट्स मतलब फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल अपना, कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, इक्वल जस्टिस, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल कंसेप्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पॉलिटिकल राइट्स में कि आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सब लोग जो 18 साल से ऊपर हैं वो वोटिंग कर सकते हैं, इसके अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता। बट कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिसमें वुमेन को बहुत लॉन्गर वेट करना पड़ा था राइट टू वोट पाने के लिए। फिर आता है सोशल राइट्स। सोशल राइट्स का मतलब क्या है कि एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ,
कि रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के ऊपर आपको कोई भी गलत ट्रीटमेंट नहीं कर सकता आपका, वो आपको जज नहीं कर सकता इन सब बेसिस पे। सो ये सारी बातें किस में कही गई? ये सारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई। सो नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि जो हमारे कॉमन बिलीफ हैं, कॉमन सिंबल हैं, उसे देख के एकदम से बहुत अच्छा सा महसूस होता है। जैसे अगर अभी नेशनल एंथम बज जाए, जैसे मान लो थिएटर में बजा करता है, ऑल्दो अब कंपलसरी नहीं है, तो हम सबके अंदर एक उसको सुन के एक नेशनलिज्म की फीलिंग आती है कि हाँ ये हमारा है। तिरंगा झंडा देख के हमें फील होता है कि ये हमारा है। सारे जहां से अच्छा सुन के लगता है कि ये मेरा देश है। तो वो नेशनलिज्म क्या है कि वो कॉमन चीजें देख के ना मुझे एक कॉमन फीलिंग आती है। चाहे वो 50 लोग हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर रहे हो, डिफरेंट तरीके के लोग हो, डिफरेंट कलर कास्ट के हों, स्टिल दे फील कनेक्टेड. So individual feel a sense of pride and belonging in being British, Indian, Indonesian, French. तो क्यों मैं इंडियन हूँ? तो उस चीज़ का जवाब मुझे मेरा नेशनलिज्म देता है। अब सोशलॉजी जो है उसको बहुत इंटरेस्ट है इन ब्रॉडर स्टडी ऑफ पावर में। सोशलॉजी को तो सब चीज़ में इंटरेस्ट है। कोई पूछता है सोशलॉजिस्ट क्या करते हैं, तो चाय पकौड़ा खा के बातें करते हैं। बातें भी करते हैं, बातें ही करते हैं इनफैक्ट, बट वो बातें होती है कि समाज जो है उसको समझ के सुधारा कैसे जा सकता है, क्योंकि समाज सुधरेगा तभी जिंदगी सुधरेगी। सो इट हैज़ बिन इंटरेस्टेड कि कैसे पार्टीज में पावर डिवाइड होती है, क्लासेस में डिवाइड होती है, कम्युनिटीज, इन सब में डिवाइड होती है। अब आप देखो, पता है क्या, जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था तो कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज थी और उतना ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन नहीं था पॉलिटिक्स में, सब कुछ ठीक चल रहा था। बट अचानक से क्या हुआ कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हो गया 1969। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो फंडिंग थी, कॉरपोरेट फंडिंग, वो आनी बंद हो गई। कॉरपोरेट फंडिंग मतलब जो कंपनीज लीगल तरीके से पैसा देती थी, तो वो अब मिलना बंद हो गया। अब वो मिलना बंद हो गया तो पैसा तो चाहिए भाई इलेक्शन लड़ने के लिए, तो अब वो पैसा कहाँ से आने लगा? वो पैसा आने लगा अब इलीगल तरीकों से। अब उन इलीगल तरीकों की वजह से, उन इलीगल तरीकों, कारणों की वजह से जो थे वो अंडरवर्ल्ड के लोग या फिर क्रिमिनल टाइप के लोग वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होने लग गए। और थोड़े टाइम बाद उनको लगा कि वो इतना पैसा इन्हें देते हैं अपने फायदे के लिए, तो पैसा उनके पास है, पावर उनके पास है, मैन उनके पास है, जने उनके पास है, तो वही क्यों नहीं कूद जाते। और एक्चुअली आज के टाइम पे लगभग आप मान के चलो 30% जो सत्ता में है, जो रिकॉर्ड बताता है, उनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्ज है ही है। सो दिस इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, इन आवर समाज. This was all about this part. I will meet you all in my next video. Thank you.